जय गुरुदेव। वीर सावरकर। ऑडियो 2। क्रांति का श्री गणेश। सन 1905 में सावरकर ने स्नातक बनते ही अपना राजनीतिक आंदोलन पुनः तीव्र गति से जारी करने की ठानी। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक सभा गुप्त रूप से बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र के विविध संस्थाओं के लगभग 200 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सबने खड़े होकर एक स्वर से देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणपण से लड़ने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात सावरकर ने उसी सभा में अभिनव भारत के नाम से एक क्रांतिकारी संस्था का संगठन किया और वे स्वयं इस संस्था की शाखाएं सर्वत्र स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र के विविध नगरों में घूम घूम कर प्रचार कार्य करने लगे। यह सब करते हुए सावरकर बंबई में वकालत भी पढ़ रहे थे। ठीक उन्हीं दिनों लंदन में होम रूल सोसाइटी के जन्मदाता डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय विद्यार्थियों को विदेश के स्वतंत्र वातावरण में राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। सावरकर ने इसे प्राप्त करने के लिए लोकमान्य तिलक से प्रशिक्षित पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र भेजा, जो स्वीकार हो गया। सावरकर ने चिपलूनकर ने उन्हें विलायत यात्रा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की। सावरकर इस समय अंग्रेजों की निगाह में खतरनाक सिद्ध हो चुके थे और फलतः इन पर पुलिस की निगरानी भी आरंभ हो गई थी। नासिक का उनका एक भाषण इतना क्रांतिकारी था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का सोच रही थी, पर उनकी विदेशी यात्रा की खबर पाकर वे चुपचाप बैठ गई। ब्रिटिश राजनीतिक शायद ये भी सोचते होंगे कि इंग्लैंड जाकर सावरकर समतः ब्रिटिश साम्राज्य की महान शक्ति को देखकर अपना दृष्टिकोण बदल देंगे और बैरिस्टर होने के साथ आर्थिक प्रलोभनों में पड़कर राजनीतिक आंदोलन से हट जाएंगे। परंतु उनकी ये धारणा बिल्कुल भ्रमपूर्ण थी, क्योंकि भारत से विदा होने से पूर्व पूना की एक गुप्त सभा में अपने साथियों के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि अब तक मैं केवल महाराष्ट्र भर के युवकों में राष्ट्रीय भावना भरता रहा हूँ, पर अब इंग्लैंड जाकर वहां मुझे भारत के विभिन्न प्रांतों के होनहार विद्यार्थियों में विचार करने का सुअवसर मिलेगा। वे सब लोग बाद में बैरिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि बनकर जब स्वदेश लौटेंगे, तब देश भर में क्रांति मचा देंगे। मुझे यह अच्छा स्वर्ण अवसर मिला है, जिसका मैं समुचित लाभ उठाऊंगा। मैं शत्रु के गढ़ में जाकर उसे भारत की अदभ्य शक्ति का परिचय कराऊंगा। इंग्लैंड के लिए प्रस्थान। मई 1906 में 22 वर्ष की आयु में सावरकर ने लंदन के लिए प्रस्थान किया। जहाज पर यात्रा में सावरकर खाली न बैठे, वे उसी जहाज में विदेश जा रहे थे। अन्य भारतीय विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना भरते थे। इंग्लैंड पहुंचने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने उस समय इंग्लैंड में भारतीय स्वतंत्रता के लिए होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसके अंतर्गत अपना आंदोलन चला रहे थे। पर सावरकर के लंदन पहुंचने में एक वर्ष के भीतर ही वहां फ्री इंडिया सोसाइटी नामक दूसरी उग्र संस्था खोली। इसके तत्वाधान में वे हर सप्ताह लंदन के विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं करते। उनमें इटली, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के क्रांतियों पर ओजस्वी भाषण देते। इन सभाओं में काफी तादाद में भारतीय युवक सम्मिलित होते थे और इनमें जो कुछ भी कर गुजरने की इच्छा प्रकट करते, उसे सावरकर अपनी फ्री इंडिया सोसाइटी का सदस्य बना लेते थे। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा भी सावरकर की प्रतिभा एवं प्रवृत्तियों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपना होम रूल लीग बंद कर सावरकर की सोसाइटी में सम्मिलित हो गए और अपना इंडिया हाउस बनाकर भवन सावरकर को सौंपकर स्वयं पेरिस चले गए। इस समय लाला हृदयलाल जी भी, जो ICS की परीक्षा पास करने लंदन गए थे, सावरकर के संपर्क में आए और उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए जीवन अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने सरकारी एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति त्याग दी और क्रांतिकारी विचारों के कारण आजीवन भारत से निर्वासित रहे। इसके अतिरिक्त स्वयं सरोजनी नायडू के भाई हरींद्र चट्टोपाध्याय, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद, श्री ज्ञानचंद वर्मा, सेनापति जापट, पारसी समाज के प्रथम क्रांतिकारी महिला मिकाजी कामा
आदि लोग सावरकर के तेजस्वी व्यक्तित्व और प्रखर देश प्रेम से प्रभावित होकर उनके सहयोगी बन गए। उसी समय भारत में बंग भंग आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया और देश में खासकर बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में हिंसात्मक कार्रवाई आरंभ हो गई। पंजाब के लाला लाजपत राय और अजीत सिंह निर्वासित किए गए। इस समस्या से इंग्लैंड के भारतीयों में मानो बिजली कौंध गई। तत्काल भारत सरकार की इस कुटिल कार्रवाई की निंदा करने हेतु लंदन में एक आम सभा थी, जिसमें सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना करते हुए भारतीय युवकों से अपील की कि वह इसका बदला चुकाने के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा दें। सावरकर ने लंदन में एक निर्वासित रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की विधि सीख ली और उसे भारत में भी गुप्त रीति से भेजकर प्रचारित किया। सावरकर स्वयं भी बम बनाकर अपने साथियों को इसकी क्रियात्मक शिक्षा देते थे। इस समय लंदन की इंडिया हाउस सावरकर की विविध प्रवृत्तियों का केंद्र बन गया था। वहां से प्रतिदिन हजारों पोस्टर और पैम्पलेट छापे जाते और उन्हें गुप्त रूप से भारत के विविध नगरों में प्रचारार्थ भेजा जाता था। साथ ही यही गुप्त सभाएं भी हुआ करती थी। इस बीच सावरकर ने इटली के क्रांतिकारी नेता जोसेफ मैज़नी की आत्मकथा का मराठी अनुवाद प्रकाशनार्थ भारत भेज दिया, जो नासिक में प्रकाशित हुआ। जनता ने इस पुस्तक को आशातीत बिक्री हुई। अनेक समाचार पत्रों ने इस पुस्तक पर संपादकीय लेख लिखकर उसकी प्रशंसा की। सरकार को ये असह्य हुआ और उसने उक्त पुस्तक को जब्त कर लिया। सावरकर जी का दूसरा ग्रंथ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। मैज़नी का चरित्र द्वारा सावरकर भारतीयों को पश्चिमी ढंग की क्रांति का पाठ पढ़ाना चाहते थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम द्वारा विषम परिस्थिति में भी क्रांति के लिए प्रेरित करना चाहते थे। सरकार ने इसे भी शीघ्र ही जब्त कर लिया। सावरकर द्वारा संस्थापित अभिनव भारत संस्था की बढ़ती हुई ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसी संस्था को कुचलने का निश्चय किया। तदनुसार लंदन का गुप्तचर विभाग भारतीय विद्यार्थियों की सभी गतिविधियों पर सतर्कता के साथ कड़ी नजर रखने लगा। इतना सब होते हुए भी अभिनव भारत द्वारा मैडम कामा का संपादकत्व में लंदन में वंदे मातरम नाम पत्र प्रकाशित होता रहा और इसकी जोशीली लेखों से भरी हुई प्रतियां ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंककर भारत के अनेक नगरों में पहुंच जाती थी। लंदन में सावरकर ने इंडिया हाउस पर खुफिया पुलिस का सख्त पहरा था, जिस पर भी सावरकर दल अपना कार्य सुचारू रूप से चलाता रहा। कुछ भारतीय युवक तो खुफिया विभाग में भी भर्ती हो गए थे और अपना वेतन अभिनव भारत संस्था को दे दिया करते थे। कुछ ही दिनों बाद इसका रहस्य खुल गया और सावरकर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। परंतु ज्यों ही उन्हें पता लगा, वे लंदन छोड़कर अचानक वेल्स चले गए। वेल्स में भी राजनीतिक कार्यों में अत्यधिक लगन और चिंताओं से सावरकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया, पर इनके मित्रों ने माता से भी बढ़कर इनकी परिचर्या की। रोगशैया पे पड़े हुए भी ये क्रांतिकारी पत्रों का लेख लिखते रहे। उन दिनों तलवार नामक पत्र में इन्होंने जो लेख लिखा था, वह क्रांतिकारियों की आंतरिक भावनाओं का परिचायक था। लेख में क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा गया था, हमें गुप्त संस्थाओं और गुप्त तरीकों से लड़ने में कोई विशेष आनंद नहीं आता, परंतु जहां सच्चाई की बात दमन से दबा दी जाती हो, वहां गुप्त संस्थाओं का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। जहां किसी राष्ट्र के राजनीतिक विकास और विचार को आतंक से कुचल दिया जाता है, वहां सत्य को पुनः उसके उच्चासन पर प्रतिष्ठित करने के लिए विद्रोह ही एकमात्र प्रभावशाली साधन शेष रह जाता है। जिन देशों के लोग वैधानिक मार्ग से राज्य में अपना बहुमत स्थापित कर सकती हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि हैं, वहां गुप्त संस्थाओं द्वारा षड्यंत्रकारी आंदोलन चलाना अनवरत निंदनीय हो सकता है। हमारे देश में भी जिन दिन वैध उपायों द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करना संभव प्रतीत होगा, उस दिन हम भी गुप्त और आतंकवादी मार्ग से मुंह मोड़ लेंगे। भारत को हमें हर हालत में स्वतंत्र कराना है।
हम हृदय से चाहते हैं कि हमारा यह उद्देश्य शांतिपूर्ण और केवल शांतिपूर्ण मार्ग से ही प्राप्त हो, परंतु ब्रिटिश शासन के अमानुषिक अत्याचारों ने हमें मजबूर हो इस आतंकवादी मार्ग को अपनाने के लिए बाध्य किया है। आज भारत में केवल बंदूकों के बल पर शासन चल रहा है। ऐसी दशा में जबकि देश में कोई प्रजातांत्रिक विधान ही नहीं है, वैधानिक आंदोलन की बात करना मूर्खता है। हाँ, जहाँ वैधानिक मार्ग खुले हों, वहाँ हिंसक क्रांति की बात सोचना मूर्खता ही नहीं, भयंकर अपराध भी है। क्योंकि आप बंदूक रखने नहीं देते, इसलिए हम पिस्तौल उठाते हैं। क्योंकि आप प्रकाश में इकट्ठा होने से रोकते हैं, इसलिए हम भारत माता के दास्य श्रृंखला से मुक्त करने के उपायों पर विचार करने के लिए अंधेरे में इकट्ठे होते हैं। यह विचार उस परिस्थिति पर स्पष्ट प्रकाश डाल रहे थे जिनके कारण सावरकर को क्रांतिकारी षड्यंत्रकारी मार्ग का अवलंबन करना पड़ा था। सावरकर को वेल्स गए अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दिन इन्होंने अखबार में आश्चर्यचकित होकर यह समाचार पढ़ा कि अनंत कानहरे नामक एक ब्राह्मण युवक ने सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को दिए गए आजन्म कारावास का बदला लेने के लिए नासिक के कलेक्टर जंक्शन को गोली से उड़ा दिया। दूसरे दिन ये खबर मिली कि उनके छोटे भाई नारायण तथा अन्य अनेक मित्र हत्या, षड्यंत्र और राजद्रोह के अपराध में पकड़े गए हैं। अंग्रेजी पत्र खुल्लम खुल्ला भारत में जारी हिंसक उपद्रवों और जैक्सन की हत्या का सारा दोष सावरकर पर मढ़ने लगे और इन्हें गिरफ्तार करने पर भी जोर देने लगे। अंग्रेजों की ये मनोदशा देखकर इनके मित्रों ने इन्हें इंग्लैंड छोड़ फ्रांस जाने की सलाह दी, परंतु सावरकर ने अंगीकृत कार्यों को अधूरा छोड़कर फ्रांस जाना अनुचित समझा। इस पर अभिनव भारत की कार्यकारिणी ने सावरकर से अनुरोध किया कि हमारे उचित मार्गदर्शन व आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जेल से बाहर रहना अत्यंत आवश्यक है, अतः आप फौरन इंग्लैंड से फ्रांस चले जाएं। पेरिस में इसी आशय के कई पत्र आए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी पेरिस आने के लिए अत्यंत आग्रह पूर्वक आमंत्रण मिला, अतः बड़े दुख भरे और भारी हृदय से वे लंदन से अपने मित्रों से विदाई लेकर पेरिस के लिए रवाना हुए। पेरिस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वे वहां पारसी क्रांतिकारी महिला मैडम कामा के यहाँ ठहरे। कामा ने माता के समान सावरकर की सब प्रकार से सेवा की, जिससे उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो गया। श्रीमती कामा पेरिस से वंदे मातरम नामक एक पत्र प्रकाशित करती थी, जिसमें वह इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में अंग्रेजों द्वारा भारत में फैलाई जाने वाली झूठी खबरों का निराकरण किया करती थी। श्रीमती कामा ने भारतीय कांग्रेस के जनक दादा भाई नेरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित करने में अथक प्रयत्न किया था। बाद में वह होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हुई और कुछ दिन पश्चात वह सावरकर की क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की सक्रिय सदस्य बन गई। एक बार वह बर्लिन में आयोजित अखिल जर्मन समाजवादी सम्मेलन में सम्मिलित हुई। साथ में वह सावरकर द्वारा स्वीकृत भारतीय तिरंगे राष्ट्रध्वज को भी ले गई थी। जब वे सम्मेलन में भाषण देने खड़ी हुई, तब अपनी जेब से उस ध्वज को निकालकर फहराते हुए बोली, यह है भारत का स्वतंत्र राष्ट्रीय ध्वज जो आपके सामने फहरा रहा है। भारतीय देशभक्तों के रक्त से वह पवित्र हो चुका है, अतः मैं उपस्थित सज्जनों से नर्म अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग खड़े होकर भारत के स्वतंत्र पताका का सम्मान पूर्वक अभिवादन करें। श्रीमती कामा के शब्दों का सदस्यों पर जादू सा असर हुआ और तत्काल सभी लोगों ने खड़े होकर भारतीय ध्वजा को टोप उतारकर वंदना की। इतिहास में ये प्रथम अवसर था जबकि किसी भारतीय ने विदेश में अपनी राष्ट्र की स्वतंत्र पताका फहराने का साहस किया था। जैक्सन हत्याकांड की अदालती कार्रवाई के समाचार पेरिस पहुंचने लगे। अभियुक्तों ने न्यायालय में पुलिस द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों की रोमांचकारी कहानियां विस्तार से वर्णन की थी। अपने मित्रों व सहयोगियों पर होने वाले अत्याचारों को सुनकर सावरकर सोचने लगे, क्या ये मनुष्यता है कि मैं अपने साथियों को, जो मेरी ही प्रेरणा से इस षड्यंत्रकारी मार्ग को अपना रहे हैं, आग में अकेला ढकेल कर स्वयं फ्रांस की सुंदर राजधानी में
आराम से बैठा तमाशा देखता रहूं? अब मैं स्वयं ही प्रत्यक्ष आंदोलन में अलिप्त हूं और अपने साथियों को मैदान में शत्रु से मोर्चा लेने का आदेश देने का मुझे क्या नैतिक अधिकार है? मेरे मित्र श्यामजी वर्मा मुझसे कहते हैं कि तुम सेनापति हो, इसलिए तुम्हारा सेना के साथ न चलकर पीछे रहना चाहिए। परंतु सेनापति भी तो सेना की अगली टुकड़ी में लड़कर वीरता दिखाने के बाद ही बनता है। अतएव मैं सेनापति कैसे? यदि संकटों से घबराने वाला ही सेनापति बनने लगा तो प्रत्येक सिपाही अपने को सेनापति समझकर घर बैठना पसंद करेगा। तब मैदान में लड़ने कौन जाएगा? फिर कायरों और वीरों में अंतर ही क्या रहा? तब तो कायरों की अपनी कायरता छिपाने का अच्छा साधन मिल जाएगा। इस प्रकार वह सोचते हुए सावरकर वायु सेवन को निकल पड़े। घूमते घूमते इनके जेब से ताजा अखबार निकला। उसमें जैक्सन को गोली से उड़ा देने वाले कान्हेरे को प्राणदंड का समाचार था, जिसे पढ़कर वे उत्तेजित हो आपसे ही कहने लगे, एक वे कान्हरे हैं जो मेरे उपदेश से प्रेरित होकर फांसी पे झूलने जा रहा है, और एक मैं हूँ जो यह नदी के किनारे पक्षियों और फूलों की सुंदरता का विहार कर रहा हूँ। एक वे हैं जो मेरे द्वारा कराई प्रतिज्ञाओं के कारण बेड़ियां और हथकड़ियां पहने भूखे और प्यासे कारावास की अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हैं, और एक मैं हूँ जो यहाँ नदी के तट पर आनंद से घूम रहा हूँ। नहीं, मुझे अब कुछ कर गुजरना ही होगा। यदि मुझे भारत नहीं जाने दिया गया तो मैं पुनः इंग्लैंड जाऊंगा। मुझे वे सब कष्ट चाहिए जो मेरे साथी सह रहे हैं। मुझे संसार को बताना है कि केवल दूसरों को प्रेरणा ही नहीं देता, स्वयं ही विपत्तियों का वर्ण कर सकता हूँ। यदि वहीं मैं पकड़ा गया तो और भी अच्छा होगा, और यदि प्राणदंड मिला तो प्रसन्नता होगी। मातृभूमि की सेवा में प्राण अर्पण करने की मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं अवश्य इंग्लैंड जाऊंगा और अपने को जानबूझकर संकट में डालूंगा। कठिन से कठिन विपत्तियों को सहकर ही मैं दूसरों को कष्ट सहन करने की प्रेरणा देने का अधिकारी हो सकूंगा। इन विचारों से डूबे हुए सावरकर जैसे तैसे घर लौटे और अपने साथियों को लंदन लौटने जाने का अपने निश्चय से अवगत कराया। दूसरे दिन वे लंदन के लिए जहाज से रवाना हुए। पेरिस के सभी भारतीय इन्हें विदाई देने बंदरगाह पर पहुंचे। जहाज पर चढ़कर सबसे अंतिम विदाई लेते हुए सावरकर बोले, अब तक मैंने केवल बातूनी कार्य किया था, पर प्रत्यक्ष कार्य द्वारा विपत्तियों का सामना करने जा रहा हूँ। केवल भाषणों और लेखों से देश का उद्धार नहीं हो सकता।